Good afternoon, everyone, and welcome to another session for FR December 2024 एग्जाम। आज और कल दोनों दिन मेरी क्लासेस हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाई देयर आर 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस एक ही वीक में। मैम को कैलेंडर नहीं मिल रहा था इसलिए एक साथ 2 ठोक दी। नहीं, हम आज जो करने वाले हैं उसको कंटिन्यूएंस में करना था। मतलब आज हम चैप्टर नंबर 22 का राइटिंग आंसर्स का पार्ट करेंगे, जिसमें बच्चे जो गलतियां करते हैं मैं उसके ऊपर आज आपको स्पेशल कुछ गाइडेंस दूंगी। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दूंगी जो आपको कल तक ही करने होंगे, हर हालत में करने होंगे। और कल मैं आपका इस चीज पे टेस्ट लूंगी। मतलब टेस्ट कैसा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट आपका होगा राइटिंग सिखाने के लिए। मतलब आप मेरे सामने किसी चीज के ऊपर लिखेंगे और मैं यहीं के यहीं आपको फीडबैक दूंगी कि यार आपने ये चीज यहाँ पे गलत लिख दी, ताकि आप सब एक दूसरे की गलतियों से सुन के ये समझ पाएं कि इस तरह से लिखना गलत क्यों होता है और ये गलत होता है और इस पे नंबर कटेंगे। तो आज इसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और कल इसी का एक तरह का क्विज सेशन मान लो कि टेस्टिंग सेशन होगा कि आप मेरी आज की बात समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ चैप्टर नंबर 22 पे। मुझे ये अप्रोच क्यों रखनी पड़ी जो बाकी सारे चैप्टर्स पे रखने की जरूरत नहीं होती है। सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 22 आपको सिखाता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं जिसको इंटरप्रिटेशन बोलती हूं, क्यों? क्योंकि आप यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके इंटरप्रेट करोगे कि इनमें क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे बार बार एग्जामिनर एक ही कमेंट करता है कि बच्चे बार बार ये गलतियां कर रहे हैं। ये किस तरह की गलतियां होती हैं? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इनके बीच में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। द फर्स्ट थिंग विद एनालिसिस इज, आप किसी चीज को डीप डाउन स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे एक नई इंफॉर्मेशन निकालते हो जो आपको सामने क्वेश्चन में नहीं दिख रही होती है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? एनालिसिस करते हैं ऊपर ऊपर, मींस उसके डीपर डाउन जाने की कोशिश नहीं करते। दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1 वेयर दे लूज मार्क्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2, जो वो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो जनरल इंटरप्रिटेशंस करते हैं, यानी जो जनरल केसेस में होता है। इस केस में क्या होगा, वो उससे कनेक्ट करना भूल जाते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स गेट्स मिसिंग अंडर दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग। अब ये क्यों दोनों चीजें सिखानी जरूरी है? बिकॉज फॉर श्योर सेक्शन सी में यू विल गेट 1 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स। हालांकि मैं इतना फॉर श्योर होके इसलिए बोल रही हूँ, 99% चांसेस है, 1% फिर भी ऐसा होगा क्योंकि मेरे जानकार नहीं बैठे ना वहां पे। 1% बिल्कुल हो सकता है कि ये चैप्टर ना आए सेक्शन सी में, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये आएगा। रीजन बीइंग, ये जो पोर्शन है ये एफएम में भी है, पीएम में भी है, पूरा पी लेवल यही है जहां पे आपको कुछ डेटा को, कुछ नंबर्स को समझना है और उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लिखना है। और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो वैसे भी आना ही चाहिए। आप चाहे ऑडिटर हो, आप चाहे एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के या कुछ नंबर्स देख के आपको उसके बारे में कुछ चीजें पता लगनी चाहिए। ये चैप्टर आपको वही सिखाता है। तो आपके ये प्रोफेशनल करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मुझे इसको 2 क्लासेस में लगातार रखने की जरूरत पड़ी। अब मैं शुरुआत करती हूं। सबसे पहले इस चीज पे फोकस करेंगे, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रेशोज के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। तो सबसे पहले रेशोज फॉर्मूलाज में when I will be taking a test, I do not want to see a single mistake. प्लीज, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। इफ इट इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन, एटलीस्ट 6 मार्क्स विल कम फॉर रेशियो कैलकुलेशन। उसी पे ही तो तुम एनालिसिस करोगे। एटलीस्ट रेशियो कैलकुलेशन गलत मत करना। तो रेशियो कैलकुलेशन पे प्लीज फोकस रखना दैट द रेशियो कैलकुलेशन शुड नॉट बी इनकरेक्ट। इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं? मोस्ट ऑफन बच्चे गलतियां करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में। इसको ध्यान से करना है आपको, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान रखना ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे होगा। पहले तक क्या होता था, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी एक्सेल शीट ही मिलती थी। मतलब जो आपका एग्जाम का जो प्रॉक्टर है, जो सिस्टम है ना जिसके ऊपर एग्जाम होता है, उसमें एक्सेल शीट हुआ करती थी इवन फॉर डूइंग द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। कुछ टाइम पहले से अब इस पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपको ये करना होता है।
यानी रेशो कैलकुलेशन आप एक्सेल में नहीं कर सकते। मैं भी जो आपका इसमें टेस्ट लूंगी वो आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे करेंगे, यानी जो रेशोज हैं वो भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे कैलकुलेट होंगे। अब तुम पूछोगे वर्ड पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर से। अब क्या होता है, एक्सेल पे करने से तो आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने किस में क्या नंबर लिया है। वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप ये कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे? डिटेल्स दिखा के। कैसे? आपने रेशो में क्या कैलकुलेशन की है, आप वो एग्जामिनर को दिखाओगे कि मैंने नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स या फिर नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू में ये अमाउंट रेवेन्यू का लिया है और ये अमाउंट मैंने नेट प्रॉफिट का लिया है। ये आप एग्जामिनर को दिखाएंगे। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। क्या मेरा हाइलाइटेड पोर्शन बुक पे दिख रहा है? Yes. अगर आपने ये नंबर्स मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट पे नहीं दिखाए, मैं नंबर काट लूंगी। और कितने नंबर काटूंगी? 50% नंबर खा जाऊंगी। उसका कारण समझना, हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमने किन नंबर्स को यूज करके एक परसेंटेज निकाली है। अगर आप सिर्फ परसेंटेज लिखेंगे, इसका मतलब कैलकुलेशन अधूरी है। देयर इज अ रेलेवेंस ऑफ वर्किंग्स, नो? तो ध्यान रखना, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में करने की वजह से सबके आगे ये लिखना है। ठीक है? इन पॉइंट्स को लिखते चलो मेरे साथ साथ। एंश्योर यू आर राइटिंग द फॉर्मूला प्लस द नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज। लिख लो इस बात को ताकि तुम गलती से भी इस चीज पे चूको नहीं। ये देखो हर जगह, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं लिखते पर मैं फिर भी तुम्हें बोलूंगी तुम फॉर्मूला भी लिखो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेल द एग्जामिनर कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकला। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100 करके निकला है। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, रेवेन्यू 2,50,000 इंटू 100 करके रेशो निकल गया। ठीक है? लेकिन कैलकुलेशंस वर्ड डॉक्यूमेंट पे इस तरह से शो करनी है। लिखो, ensure you are showing the formula for ratios plus the numbers used in the ratio calculation always। एग्जाम में अगर ये नहीं मिला मुझे टेस्ट में, मैं नंबर खा जाऊंगी। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस बिकॉज देयर इज अ रेलेवेंस ऑफ शोइंग दिस कॉम्प्यूटेशन, इसलिए अपने को ये मिस नहीं करना है। ठीक है? लिख लिया सबने ये बात? लिख लिया? मैंने भी लिख दिया। ओके, गॉट इट। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, फॉर्मूला भी दिखना चाहिए प्लस क्या नंबर्स आपने उसमें यूज किए वो भी दिखने चाहिए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अनम्यूट करो और बोलो। ठीक है? अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो रेशियो कैलकुलेशन आप संभाल लोगे, जो मैं 20 मार्क्स में से आपको कह रही हूं कि 6 मार्क्स की तो एटलीस्ट आएगी। तो हमें 6 मार्क्स पे चूकना नहीं है, 6 on 6 तुम्हें लाने हैं हर हालत में। अब आते हैं अपन कमेंट पार्ट पे, यानी कि इंटरप्रिटेशन पार्ट पे। इसीलिए इस चैप्टर को मैं बोलती इंटरप्रिटेशन हूं, क्योंकि यहां पे मेन मुद्दा ही इंटरप्रेट करने का है। कमेंट करने में सबसे पहले गलतियां सुनो, बच्चे क्या करते हैं, करना क्या चाहिए वो उसके बाद में बताऊंगी। सबसे पहली चीज, बच्चे बताते हैं रेशोज के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले वो एक बार सिनेरियो बता देती हूँ। आपको एक दिया होता है करंट ईयर, उसके रेशोज आप निकालते हैं, और एक आपको दिया होता है प्रीवियस ईयर, उसके भी रेशोज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। एक सिनेरियो तो ये होता है। दूसरा सिनेरियो होता है आपके, यानी योर कंपनी रेशोज आर गिवन टू यू एंड इंडस्ट्री एवरेजेस आर गिवन टू यू। ये क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपकी कंपनी का क्या रेशो है वर्सेस पूरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, यानी बेसिकली हमें कंपैरिजन फैसिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ नंबर्स दिए होंगे। अकेले मेरे नंबर्स से मैं कैसे इंटरप्रिटेशन करूंगी, दिक्कत की बात है। तो अगर मेरे खुद के नंबर्स हैं, मेरे खुद के बिजनेस के नंबर्स हैं, तो वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के होंगे। अगर सिर्फ मेरे हैं तो इंडस्ट्री के नंबर्स दिए होंगे ताकि मैं उनको कंपेयर कर सकूं। To comment, to interpret, I need a comparison. That comparison either is given on my own numbers or the comparison has to be done through industry averages or the industry numbers. अब ऐसे कंपैरिजन के केसेस में मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताती हूं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं रिसीवेबल डेज की, सिंपल आम भाषा में बात करूंगी इसलिए रिसीवेबल डेज ले रही हूं। पिछले साल हमारे रिसीवेबल के डेज थे
45 डेज और इस साल हो गए 60 डेज। अगर मैं लेमैन भाषा में बोलूं, हमारे रिसीवेबल्स यानी जिनको हमने क्रेडिट सेल्स करी है, वो पिछले साल तक तो 45 डेज में पैसा दे देते थे, लेकिन अब वो 60 डेज में दे रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, सिचुएशन इज गुड और बैड? बैड। सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या करते हैं? Receivable days of the previous year were 45 days. Now they have increased to 60 days. This is not good for the business. Answer khatam. The examiner will not give you any marks for this. Not at all. ये तो मुझे भी दिख रहा है कि रिसीवेबल डेज बढ़ गए। What is the examiner looking for? इतना सारा इसलिए लिख रही हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। एग्जामिनर चाहता है रीजन। तो मैंने बच्चों को बोलना चालू किया, जब मेरे इनिशियल बैचेस चल रहे थे, भाई रीजन देना है, अपने को रीजन देना है। तो पता है बच्चों ने क्या चालू किया? रिसीवेबल डेज बढ़ने के जितने भी रीजंस उन्होंने किताबों में पढ़े थे, सब लिख डाले। अगेन द एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स। व्हाई? प्लीज गिव केस स्पेसिफिक रीजंस। यहां बच्चे चूक जाते हैं। बच्चे जनरल रीजंस देने लग जाते हैं। रिसीवेबल डेज बढ़ते हैं क्योंकि रिसीवेबल्स लेट पेमेंट करते हैं। अरे रिसीवेबल्स लेट पेमेंट करें, वही है रिसीवेबल डेज बढ़ना। बट व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द हिंट्स इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोल रहा होगा कि कंपनी सेल इंक्रीज करना चाह रही है। अब आप उसको लिंक करो, कंपनी सेल इंक्रीज करना चाह रही थी, इसका मतलब उसने अपने रिसीवेबल्स को बोल दिया कि आप चलो और 15 दिन बाद पेमेंट कर देना। टू बूस्ट सेल्स, इट सीम्स दैट द कंपनी हैज इंक्रीज्ड द रिसीवेबल डेज। Got it? Now this is the reason which is applicable in this case. Don't write receivables are finding it difficult to pay, they are in financial difficulty. अरे भाई, क्रिएट नहीं करना है रीजन को, जो क्वेश्चन में है वो रीजन दो। और क्वेश्चन ने रीजन दिया होगा पक्का। आउट ऑफ 10 ओनली 1 रेशियो यू विल फाइंड जिसका रीजन नहीं मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें सबका रीजन मिलेगा। तो जिन जिन के रीजन है, रीजन स्पेसिफिक लिखना, बाकी मत लिखना। बार बार बच्चे ये लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे इंफॉर्मेशन है, ढूंढो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही एक एग्जांपल देती हूं, तुम लोग खुद अब बताना, ठीक है? अब डू पार्टिसिपेट प्लीज, डोंट वरी। तुम अगर बोलोगे नहीं तो ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, तो सबको बोलना है, बोलो। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं। कंपनी कंपटीशन से त्रस्त है, बेहद कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, और कंपनी को सरवाइव करने के लिए कैसे भी करके सेल्स बढ़ानी है, मार्केट ग्रैब करना है। अब हुआ क्या है? रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू लेते हैं करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, रुको यहां लिखती हूँ। करंट ईयर का रेवेन्यू है लेट्स सपोज $45 मिलियन का, पिछले साल था $30 मिलियन का। रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बट द नेट प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज गॉन डाउन। पहले मार्जिन था हमारा लेट्स सपोज 30% का, और अब मार्जिन रह गया है 12% का। बुद्धि लगाना प्लीज। मुझे सबसे पहले तो ये जानना है, लेट्स फर्स्ट कमेंट ऑन द रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, इज इट अ गुड सिग्नल और अ बैड सिग्नल फॉर द बिजनेस? गुड सिग्नल। ठीक है, whenever you talk about revenue, always link it with GP margin and net profit margin. What do you think? GP margin गिर गया। कनक कनक म्यूट करो प्लीज अपने आप को। हाँ, सो जीपी मार्जिन गिर कैसे गया? कैन यू फाइंड आउट एनी रीजन? बस मैंने सिर्फ इतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से। ओके परफेक्ट, वन रीजन इज कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। बेटा चैट बॉक्स में मत लिखो, चैट बॉक्स ओपन करते ही तुम्हारे स्क्रीन पे वो काला काला डब्बा आ जाएगा। अनम्यूट करो और बोलो।
Any other reason for GP margin going down? सोचो सोचो सोचो. No idea? No idea, no idea. One reason is cost of sales. और कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें? मैम रेवेन्यू बढ़ने से भी तो होगा। जीपी मार्जिन रेवेन्यू बढ़ने से गिरेगा नहीं बेटा. जीपी मार्जिन का मतलब है आपका जो एक प्रोडक्ट सेल होता है ना, उस पे कितना आप कमा रहे हो. आप ज्यादा सेल करोगे तो उतने प्रोपोर्शनेट में कमाना था ना. तो ये बात तो सही है कि कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई. प्राइसिंग रेवेन्यू तो प्रेशर। बड़ा सो बड़ा, कॉस्ट ऑफ सेल और ज्यादा बढ़ गई. प्राइसिंग प्रेशर। परफेक्ट. जीपी मार्जिन में कौन दो आइटम इन्वॉल्व होते हैं? एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है रेवेन्यू. करेक्ट, सही बोला मैंने? यस मैम। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक रेवेन्यू और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स. करेक्ट. रेवेन्यू को कैसे भूल गए तुम जीपी मार्जिन में? कॉस्ट ऑफ सेल पे आंसर डाला, परफेक्ट डाला. उसके लिए प्रूफ ढूंढना क्वेश्चन में. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर्स हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी लिख लेना. इट सीम्स दैट द कंपनी कुड नॉट इफेक्टिवली मैनेज द कॉस्ट ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू द इंक्रीजिंग रेवेन्यू. ठीक है, चलता है. लेकिन इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिजनेस कंपटीशन से डील कर रहा होता है ना, आसानी से रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकता. वो रेवेन्यू तभी बढ़ा पाएगा जब वो प्राइस प्रॉमिस करेगा. द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर दिस इज प्राइस प्रॉमिस. व्हाट इज दिस? डिस्काउंट ऑन प्राइस. डिस्काउंट की वजह से मार्जिन्स श्रिंक होते हैं. रेवेन्यू जो आपका टोटल प्राइस है उस पर तो बढ़ता है, लेकिन जो आपके डिस्काउंट्स हैं वो कहां चले जाते हैं? मार्जिन को श्रिंक करने में. वैसे जीपी मार्जिन नहीं, इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें क्लियर कट लेना चाहिए था, बिकॉज सम बिजनेसेस टेक डिस्काउंट इन द P&L इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो हमेशा इस चीज का तुम्हें क्या लिंक करना है? कभी भी कंपटीशन है, कंपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है तो वो पक्का डिस्काउंट ऑफर करेगी. ये डिस्काउंट कहां जाएगा? P&L में जाएगा. मोस्टली कंपनीज P&L में लेती हैं, कई कंपनीज ट्रेडिंग में भी ले लेती हैं. और इससे क्या इंपैक्ट होगा? डायरेक्ट जीपी मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन. क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन बहुत डिस्काउंट पे बढ़ा. ऐसे केस में आपको रीजन क्या देना है? इट सीम्स दैट टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी हैज गिवन बिग अमाउंट ऑफ प्राइस प्रॉमिस टू द कस्टमर्स. समझ गए? ये होता है केस से लिंक करना. तो क्वेश्चन क्या ढूंढना चाहेगा आपके आंसर में? दिस वर्ड प्राइस प्रॉमिस टू इंक्रीज द रेवेन्यू. समझे? कुछ बात यहां पे क्लियर हुई? तो आपको केस स्पेसिफिक रीजन देने हैं. जनरल रीजंस आर नॉट एप्रिशिएटेड. एम आई क्लियर? बताओ 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 Yes, बताओ. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूं. पेएबल डेज सेम, पहले 45 डेज थे और अब हो गए हैं 60 डेज. कंपनी भयंकर कंपटीशन से जूझ रही है. रिसीवेबल्स पैसा देने में टाइम लगा रहे हैं. बस मैं तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ. नाउ प्लीज कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द पेएबल डेज. पेएबल डेज पे डिपेंड्स आपका क्या कमेंट होगा? मैम, डिपेंड्स। सोचो. डिपेंड्स के आगे भी सोचो. मैम करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ होगा ना इसका शायद। नहीं, करंट रेशियो से रिलेटेड नहीं है. एक सेकंड के लिए रुकना, मैं इसको थोड़ा सा ना सेंटर में ले लूं. सारे को थोड़ा इनको देखने में ना अजीब से लग रहे हैं. हाँ, अब बताओ. ध्यान से एक बिजनेसमैन बन के सोचो. तुम सब बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो. चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर होता है. बिजनेसमैन बिजनेस समझता है, धंधा समझता है. सोचो. टाइम लगा के सोचो आराम से. किसी और रेशो पे मत जाओ, इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने है. बस इतनी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है उस मार्केट में. वहां पे प्राइस डिस्काउंट आपको देने पड़ रहे हैं, तब आपकी सेल बढ़ रही है. आपको अपने रिसीवेबल्स को एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड देना पड़ रहा है, तब जाके सेल्स बढ़ रही है. और पेबल्स अब वो भी बढ़ गए. मतलब डेज, पेबल डेज बढ़ गए. नॉट अमाउंट ऑफ पेबल्स, पेबल डेज बढ़ गए.
मैम अपना पैसा ही नहीं होगा जब करंट हाँ, मतलब कैश डेटर से रोटेशन। पैसा ही नहीं आ रहा तो फिर पैसा देंगे कैसे अपन। परफेक्ट परफेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस आंसर इनटू इंग्लिश. यहां सिंपल धंधे की बात चल रही है. Because the company, because the business is facing cutthroat competition, it seems that it increased the receivable period to grab more revenue. When the money is not coming back to the company in time because of the extended receivable days, it seems the company is facing difficulty in making payment to its payables also. समझ गए? कैश सर्कुलेशन दिक्कत में आ गई ना यार. ऐसे तो चलता है धंधा. मेरे रिसीवेबल्स मेरे को पैसा देंगे, मैं अपने पेबल्स को दूंगी. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. Now imagine my receivable is not paying me in time. How will I make payment in time? मैं कैसे पेमेंट करूंगी? अब तुम बोलोगे कि मैम उधार ले लो. कोई बिजनेस ऐसे नहीं करता. वो नेगोशिएट करता है. वो पेबल्स को जाके बोलेगा यार मेरे पास ही पीछे से 15 दिन आ रहा है, देखो यार इकोनॉमी थोड़ी सी ऐसी चल रही है, प्लीज आप 15 दिन का और एक्सटेंडेड पीरियड दे दो ना. और क्योंकि पेबल्स वाले को भी आपके साथ करना है बिजनेस, ही विल ग्रांट इट. बोलो मनीष. मैम तो करंट रेशो से रिलेटेड नहीं हुआ कि करंट असेट्स करंट आती हूँ लायबिलिटीज। उस पे आती हूँ मनीष. उसमें पता है क्या है, आप जब करंट रेशियो डिस्कस कर रहे होगे ना, तब करंट रेशियो पे एम्फेसिस करना. आप बोल ठीक रहे हो, लेकिन मैंने अभी करंट रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी आप इस रेशियो में मिक्सअप करो. जब आप करंट रेशियो डिस्कस करोगे तो ये चीजें आप डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि कैसे हम एक बिजनेस को समझ के उसके रीजंस कनेक्ट करेंगे, डॉट्स कनेक्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन में. ठीक है, गॉट इट. सो योर पॉइंट इज करेक्ट, बट अभी एज पर माई इंफॉर्मेशन इट वॉज नॉट गेटिंग फिट. ओके मैम। ठीक है, बात समझ आई सबको मैं क्या कह रही हूँ? बोलो 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 यस बोलो. मैम। यस ठीक है, मैम। अब मैं इसी में एक और इंफॉर्मेशन डालती हूँ, उसको ट्राई करो. अपने आप ही देखो वो रेड में आ गया. हाँ, बताओ. नाउ कमेंट द सेम सिनेरियो एंड नाउ आई एम गिविंग यू एन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेंट्री डेज. पहले तो हाँ मैम सोचो इन्वेंट्री सेम डेज क्या रीजन होते है। हैं. मनीष रुको रुको सेम रुको रीजन। रुको 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 मनीष रुको. क्या लिखोगे? मनीष के अलावा बताओ कोई. हिरल, मेहर, ट्राई करो. प्लीज गिव द रीजन. व्हाट विल यू राइट ऑन इन्वेंट्री डेज? हाँ, क्योंकि कैश साइकिल में प्रॉब्लम्स है, हमारे पास कैश नहीं तो वी आर नॉट एबल टू टर्न ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री इनटू फिनिश गुड्स, सो इसीलिए इन्वेंट्री डेज बढ़ गए। ओके, मैं थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ. ये इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की है, वर्क इन प्रोग्रेस की नहीं है. अच्छा। ठीक है, अब सोचो. हिरल, प्लीज बी रेडी विद योर आंसर ऑल्सो. मेहर, तुम्हारा जवाब ये वर्क इन प्रोग्रेस में बिल्कुल सही था. अब इसको फिनिश्ड गुड्स के पर्सपेक्टिव से सोचो. वो मतलब फिनिश गुड्स को बेच नहीं पा रही है तो हाँ, कॉस्ट है नहीं उनके पास सेल्स करने के लिए। ओके, यू आर सेइंग कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम एडवर्टाइज करें और इसको बेच पाए. आई गेस, बट नहीं, आई गेस ये। तुम्हारा मन खुद नहीं मान रहा इस बात को. हाँ। सोचो कुछ और रीजन शायद मिल जाए इसमें. मैम क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ऑलरेडी इतनी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है उसको आगे सेल करने में। ठीक है, व्हाट एल्स व्हाट एल्स? यानी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा लगती है तो सामान नहीं बिकेगा. नहीं, बट अभी हमारे पास उतना है ही नहीं ना कि हम इतना पैसा लगा के उसे सेल कर सकें। तो सेल के लिए पैसे की कमी है बेसिकली, यू आर हाँ सेइंग. जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है. एनी अदर फैक्टर विच यू विल से? एनीवन? हिरल, मृत्युंजय, बोलो. मैम कैश फ्लो कंस्ट्रेंट। सेम फैक्टर्स मैम। कैश फ्लो कंस्ट्रेंट की वजह से इन्वेंट्री डेज क्यों बढ़ गए? इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है? कि आपका सामान बिक नहीं रहा. पहले जो सामान 60 डेज में बिक जाता था, अब वो 90 डेज में नहीं बिक रहा है. तो सबसे पहले तो ये इंडिकेशन बताओ किस चीज का है? बैड। मैम इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी हम लोग और बढ़ेगा। वो इसका इम्पैक्ट है. हाँ, खुशी अच्छा पॉइंट उठाया.
बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इम्पैक्ट बताने लगते हैं कॉज की बजाय। व्हाट यू आर टेलिंग इज द इम्पैक्ट कि इन्वेंट्री डेज अगर बढ़ेंगे तो ये होगा। बच्चे ये करते हैं। एग्जामिनर को क्या जानना है, इसका कारण बताओ, ये क्यों हो रहा है। चलो मैं बताती हूँ, तुम सबके दिमाग में है पर तुम उसको फ्रेम नहीं कर रहे। इन्वेंट्री डेज बढ़ क्यों गए? ना तो उनका रिसीवेबल डेज से कोई लेना देना है, ना पेएबल डेज से कोई लेना देना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। कंपटीशन। बस सिंपल जवाब था इसका। यानी हमें गलत रीजन को अटैच नहीं करना। इन्वेंट्री डेज तभी बढ़ते हैं, आपका सामान नहीं बिक रहा है, ये तभी होता है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, मार्केट से डिमांड इंपैक्ट हो रही हो। और वो तो मैंने पहली लाइन में बोला था। बस वही जवाब था इसका। इसका कैश से, बिजनेस के एडवर्टाइजिंग से कोई लेना देना नहीं है। टू सम एक्सटेंट आप बोल सकते हो कि भाई एडवर्टाइजिंग नहीं कर पा रही है कंपनी क्योंकि पैसा ही नहीं है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बट द मेजर रीजन इज now the company is finding it difficult to sell its material quickly, sell its product quickly because of too many players in the same market. That's the reason of increased inventory days. हाँ, अब इसमें जैसे खुशी ने बोला, ये गलती वाकई बहुत बच्चे करते हैं। ये तो एग्जामिनर ने तो कभी नहीं बोला, बट मैंने ये अपने खुद के टेस्ट चेकिंग में देखा है, आधे से ज्यादा बच्चे उसका इंपैक्ट पे बात करते हैं। Because of increased inventory days, storage cost will be incurred, more money will be needed. Interpretation is not about giving the consequences, it is about giving reasons. ऐसा हो क्यों रहा है, हम वो पता लगा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं। पास्ट डेटा, पास्ट रीजंस which are leading to some ratios that we need to give. तो आप जो फ्यूचर में होगा उसका आप वन लाइनर देना, ज्यादा उस पर एम्फेसिस मत रखना। एग्जामिनर ढूंढ रहा है चेंज इन द रेशियो एंड द रीजन अटैच्ड विद इट, द रीजन विच इज लिंक्ड टू द केस। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बताओ बताओ। अब मैं एक और चीज इसमें लेती हूं, उसको ना सोच समझ के बताना। लॉन्ग टर्म डेट, लोन नोट्स हो सकते हैं, आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, और क्या होते हैं डेट में, और क्या क्या बोलते हैं हम? लोन नोट्स हो गए, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, है ना, बॉन्ड्स हो गए, बैंक लोन, बैंक लोन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल भी, हाँ वो भी लाइबिलिटी होते हैं। और नहीं, कन्वर्टेबल नहीं, रिडीमेबल, सॉरी, रिडीमेबल रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ करेक्ट। अब ऐसे केस में पिछले साल आपका जो डेट था वो था लेट्स सपोज $3,000 का, अब ये हो गया है 7,000 का। इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? कंपनी इज हाईली गियर्ड। ये वर्ड एग्जामिनर ढूंढता है। वेरी गुड। जवाब किसने दिया था? सानिया? यस मैम। Whenever you see कि लॉन्ग टर्म डेट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है या लॉन्ग टर्म डेट पे हुआ है, हमेशा एक वर्ड यूज करना, गियरिंग। दिस शोज योर नॉलेज ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। गियरिंग क्या होती है? एक कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी एंड डेट। द मोर द डेट, the more geared the company is. We say it is more geared. Gearing ज्यादा हम क्यों बोलते हैं? Because too much debt in a company is not safe for the investors. Why? If today the company collapses, आज के आज ही अगर कंपनी बंद हो गई तो सबसे पहले ये जो डेट होल्डर्स है ना, इनको पहले पेमेंट जाएगा, कुछ बचा तो बेचारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा। So too much gearing or very high gearing makes a business very risky. इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है उसमें। इसलिए तो कभी भी लॉन्ग टर्म डेट अगर बढ़ रहा हो तो आपको गेयरिंग पे कमेंट जरूर करना है। अब आप इस पे फिर वो, मैं उसी पे आऊंगी, नतीजे पे बाद में जाना, पहले कॉज की बात करो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई द गेयरिंग हैज इंक्रीज्ड? बोलो मनीष। मैम अपन गियरिंग कैसे चेक करते हैं? मतलब इंडिविजुअली केवल डेट चेक करके, या फिर अपन को इक्विटी से कंपेयर करना पड़ता है उसको? इक्विटी से कंपेयर करना चाहिए। हो सकता है इक्विटी भी बढ़ रही हो बिकॉज द कंपनी इज एक्सपेंडिंग, सो इट्स ऑलवेज डेट अपॉन इक्विटी। हाँ, तो मैम इन दिस केस वी कांट से ना कि गियरिंग हो रहा है ज्यादा। मान के चलो कि इक्विटी सेम है, ठीक है, वो तो तुम्हारा पॉइंट ठीक है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक बार ऊपर ऊपर का ही सीखते हैं, बहुत सारे में कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम। ठीक है,
ओके हाँ जी, मैम। अब मेरे को बताओ इसका रीजन क्या दोगे, क्या चेक करोगे मैम बुक्स ऑफ इसमें एक अकाउंट्स में? पॉइंट कैपिटल एम्प्लॉयड का भी तो आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रही है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बोथ ऑफ देम आर मोर एंड द सेम थिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म डेट बढ़ने का आप क्या रीजन बताएंगे, या फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्दर क्या इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे? मैम ऐसा तो नहीं हो रहा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं, इसकी वजह से हम डेट ज़्यादा ले रहे हैं, इक्विटी पे फोकस नहीं कर रहे? नहीं सान्या, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर फ्री डेट भी मिलता होगा ना तो भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट इज रीपेबल। ओके। ठीक है, सोचो, कोई डेट क्यों लेगा? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। उसको पैसे क्यों चाहिए होंगे? मैम बिजनेस एक्सपेंड किया हो। समझ गए? तो वेर एवर देयर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीजिंग, लुक फॉर द एरियाज कि बिजनेस को ये चाहिए क्यों। क्या बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है? क्या बिजनेस कोई पीपी खरीद रहा है इस पैसे से? यानी मुझे क्या चेक करना है जैसे ही लोन बढ़ रहा है? व्हाट शुड आई चेक? आई शुड चेक इफ द पीपी इज इंक्रीजिंग। गॉट इट? चेक इफ द पीपी इज इंक्रीजिंग। तो मोस्ट लाइकली आपको मिलेगा कोई ना कोई खर्चा, बड़ा खर्चा। ये खर्चा ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च करा है कंपनी ने इस बार, तो मिल गया ना आपको सोर्स कि कंपनी को ये पैसा क्यों चाहिए था, एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करने के लिए। अब आप इसका आंसर कैसे फॉर्म करोगे? द कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट हैज इंक्रीज्ड बाय $4,000 the amount seemed to be used in financing or funding the advertisement campaign which was launched to effect higher sales. आपने क्या बताया एग्जामिनर को कि ये जो इंक्रीज आया है ऐसा लग रहा है यही का यही यूज हुआ है एडवर्टीजमेंट कैंपेन में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि भाई एडवर्टीजमेंट कैंपेन का पैसा उधर से आया है, बस वो ये बोलेगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया है। वो ये नहीं बोलेंगे इसका पैसा कहां से आ रहा है, वो आपको पता लगाना है, वो आपको इंटरप्रेट करना है। लोन बढ़ गया तो लोन कंपनी क्यों लेती है? डिविडेंड देने के लिए तो लेती नहीं है, या तो उससे कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी, या एक नई डिवीजन खरीद लेगी, या फिर उससे कोई और बड़ा खर्चा करेगी। तो उस खर्चे को आप देख पाओगे, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे, पीएनएल हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकती है, यू विल बी एबल टू सी दैट खर्चा, और क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि भाई ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च कर रहे थे। यानी दो अलग आइटम्स, कनेक्ट द डॉट्स, दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इंटरप्रिटेशन में रटा रटाया काम नहीं बनेगा, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को अब एक एग्जांपल की तरफ लेके चलती हूँ। बनको के नाम से क्वेश्चन है, वो दिखाती हूँ। मैम कुछ कुछ कंपनियां मतलब वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के लिए भी तो लोन लेती है ना, लेती है पर लॉन्ग टर्म नहीं, फिर वो शॉर्ट टर्म लेती है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इन इटसेल्फ इज शॉर्ट टर्म मनी, फटाफट फ्लो करती है, फटाफट प्रोडक्शन होता है, फटाफट पैसा वापस आता है, तो वो शॉर्ट टर्म लेती है फिर। पर अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म पक्का कोई बड़े एसेट के लिए लिया गया होगा। ठीक है, ओके मैम। मैंने बन को ढूंढा और ये बंडल्ड पे भी ले आया। 439th क्वेश्चन। यार तुम लोगों को भी पीडीएफ ऐसे एक पेज उठा के ढूंढती है क्या? चलो, मिल गया क्वेश्चन। ओके, मैं इसके क्वेश्चन के नंबर्स पे नहीं जाऊंगी, लेट मी शो यू हाउ दे गिव यू अ हिंट। इस पैराग्राफ को एक बार रीड करो। बन को अक्वायर्ड अ पॉपुलर ब्रांड नेम। तो सबसे पहले तो एक ब्रांड नेम खरीदा गया है, यानी कि एक इंटेंजिबल एसेट इस बार क्रिएट हुआ है। अक्वायर किया हो गया तो उस पर पैसे भी लगे होंगे, या फ्री में खरीद लिया? पैसे लगे होंगे भाई। अगर उसका सोर्स Yes, मिल जाए तो मैम। अच्छा है कि ये जो पैसे, ये जो है, ये इन्होंने लोन लेके इन्वेस्ट किया है या कैसे किया है। अगर वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई ना। The brand represented 20% of the non-current assets. Remaining 80% comprise of property from which Bunco operates its bakery and shops.
This property is owned by Banco and has no directly associated finance. The property was revalued in 2014. Here are the numbers. क्या कुछ इसमें सिग्नल मिल रहा है आपको जो अपन ने पॉइंट पढ़ा वर्सेस जो यहां पे है? कैन यू सी एनी लिंक हियर? इसको छोटा करूं ताकि पूरा पेज तुम्हें दिख पाए। देखो जरा, ऊपर तो रेशोज हैं फिर। क्या कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? बताओ, ट्राई करो, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? गाइस बताओ। हाँ सान्या, मैम आई गेस एक लोन लिया गया है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करो करेक्ट, ट्राई करो। बिल्कुल परफेक्ट है, नीचे लोन दिख रहा है। नाउ ट्राई टू कनेक्ट इट। चलो मैं थोड़ा सा सिग्नल देती हूँ। आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं 55,000 के, इसमें से 80% अमाउंट किस चीज का है? प्रॉपर्टी। क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया गया है या इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिया गया है ये 10% बैंक लोन? नो मैम, कैसे पता? बिकॉज वो कह रहा है कि अपने कोई एसोसिएटेड फाइनेंस नहीं है उसके साथ, मतलब अपनी ओन प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये लोन किस लिए लिया है? ब्रांड समझ नेम। गए? ब्रांड नेम के लिए। ब्रांड नेम के लिए। अब आप इसको कैसे लिखोगे? 20% ऑफ द नॉन करंट एसेट्स अकाउंट टू द ब्रांड नेम। जरा इसका 20% कैलकुलेट करना। 55,000 का 20% कैलकुलेट करो, इट इज 11,000। करेक्ट? 11,000 के आसपास अमाउंट आ रहा है, अप्रोक्सीमेट है वो, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि इन्होंने उसको कैसे रिवैल्यू किया है। इसमें से कितना रिवैल्यूड अमाउंट ये है कि प्रॉपर्टी का होगा, बाकी बचा हुआ ब्रांड नेम का होगा। बट मोटा मोटी 10-11,000 का जो अमाउंट है ब्रांड का, it seems that the 10% bank loan has been utilized to take or buy the brand name. अब इसके आगे आप रीजन लिख दो। Because the remaining part of the non-current assets are property which is already owned by Banco, clearly indicating that the 10% bank loan is not used to finance the property of the company. ये लिखना है आपको। कुछ समझ आया कैसे आपको अपने आप क्वेश्चन सिग्नल देगा? हम एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना। Okay, I was saying because the 10% bank loan of 14,400 seem to have been used to purchase the brand name, as 80% of the non-current assets are the property from which Banco operates, and these properties are Banco's purchased own properties, clearly indicating that the bank loan is not utilized to purchase the properties and the money has been utilized to buy the brand name. Got it? उसके आगे, क्योंकि हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप वर्ड क्या यूज करोगे? इट seems that the loan amount has been utilized to buy the brand name, because clearly indicative है कि प्रॉपर्टी में तो यूज हुआ नहीं होगा, तो कहां यूज हुआ होगा? या तो ब्रांड नेम में यूज हुआ है या फिर क्वेश्चन ने बताया होगा कुछ और चीज में यूज हुआ है। तो गॉट इट? समझे? इट सीम्स इस वर्ड की बहुत रेलेवेंस है। एम आई क्लियर? बोलो। चलो Yes, नेक्स्ट ma'am. पे आते हैं। In the year ended 31st December 2017, Banco began offering discounted meal deals to the customers. Banco hoped this strategy would help to reduce perishable inventory and reduce inventory holding periods. What will you answer seeing this point? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, हम इसके टुकड़े करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 3-4 चीजें बात करी है। नंबर 1 ये कह रहे हैं एक तो डिस्काउंटेड मील डील दे रहे हैं हम कस्टमर्स को, इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी मार्जिन पे। स्टेप वाइज चलते हैं। रेवेन्यू पे, लीडिंग टू
Higher revenue. Higher revenue and lower GP. Gross GP profit, and not net profit margin, net both. profit. ठीक है, तो दोनों इस पर डाल देना कि रेवेन्यू तो बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। कस्टमर्स जो डिस्काउंटेड डील्स होती हैं उनको हमेशा ऑप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली रेवेन्यू विल इंक्रीज। नाउ वी नीड टू सी इफ द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड। चलो नहीं पता एनीवेज। जीपी मार्जिन फटाफट कैलकुलेट करें क्या? जीपी मार्जिन भी इंडस्ट्री का नहीं दे रखा। क्या हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल सकता है? 13,160 डिवाइड बाय 100 करना, 13,160 डिवाइड बाय 100,800 इंटू 100, 13.05% आ रहा है इनका जीपी मार्जिन, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जबकि दुनिया का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, 8.6। तो इनका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर डिस्काउंटेड मील्स भी बेटर है इंडस्ट्री से, आप यही लिखोगे। इवन इफ बनको हैज गिवन डिस्काउंट ऑन इट्स सेल, still its operating profit margin is way higher than the industry average। यानी आप कहना क्या चाह रहे हो कि डिस्काउंट की वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, पर वो फिर भी बेटर है इंडस्ट्री एवरेज से। तो आपने एग्जामिनर को दो चीजें बता दी कि जो डिस्काउंट है उसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आएगा, और दूसरा आपने कंपैरिजन करके बता दिया कि बावजूद उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका सेक्टर एवरेज से अच्छा है। गॉट इट? हाउ यू विल लिंक दिस इंफॉर्मेशन? नेक्स्ट पे आती हूं। Bunko hoped this strategy would help to reduce the perishable inventory and reduce inventory holding periods. Now what will you compare? हम सेक्टर का और अपना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वो करेंगे कंपेयर। सेक्टर का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 4 days है, आपका कितना है? सॉल्यूशन में देखूं क्या एक बार, ताकि नंबर्स मिल जाएंगे रेडी। कोई सॉल्यूशन में देखना एक बार जरा, इसके इन्वेंट्री होल्डिंग डेज इनके कितने हैं? 439। चलो रुको मैं देख लेती हूँ जब बुक खुली है तो। बताओ इनके इन्वेंट्री होल्डिंग डेज एक बार जरा लिख लेना यार। 17.4 days है, 17.4 days है। तो इन्होंने क्या किया था? डिस्काउंटेड मील स्कीम क्यों निकाली थी? ताकि इन्वेंट्री डेज कुछ कम आए, जल्दी बिकने लग जाए। अब आप क्या कमेंट करोगे? कंपटीशन। व्हाट एल्स? हिरल बोलो, मृत्युंजय बोलो। अरे ट्राई करो बच्चों, डर क्यों रहे हो इतने? ट्राई नहीं करोगे तो गलती कैसे निकलेगी? श्रुति, स्वाति, तरन बोलो, ईशप्रीत। मैम इनके इन्वेंट्री होल्डिंग डेज भी एज कंपैरिजन टू अदर कंपनीज ज्यादा हैं। ज्यादा है? आप इसमें सेंटेंस क्या लिखोगे? क्लियर कट दिख रहा है कि इंडस्ट्री से तो ज्यादा ही है। व्हाट सेंटेंस विल यू राइट हियर? यार स्ट्रैटेजी तो इनका काम नहीं आया। काम नहीं आया। पूरे पैराग्राफ में क्लियर कट एक चीज लिखी हुई थी कि इन्होंने ये जो डिस्काउंटेड मील वाला चक्कर चलाया, ये क्यों चलाया था? व्हाट वाज द पर्पस? क्लियर कट इट इज रिटन, they hoped this strategy would help to reduce perishable inventory and reduce inventory holding period. Did the inventory holding period get reduced? Did it get reduced? No. नो मैम। मैम तो आपको ये लिखना पड़ेगा, Bunko offered discounted meals with a hope that the inventory days will reduce, but irrespective of this strategy, the inventory days of Bunko are way more than the industry average. ये लिखना पड़ेगा आपको। इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस का एक ही इलाज है इनको हैंडल करने का, हर लाइन कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, वो इंफॉर्मेशन लिखो। क्वेश्चन नहीं लिखो, उससे क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है वो दो। ये बोल रहे हैं कि इससे स्ट्रेटेजी से ऐसा होगा, तुम बताओ ना ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये हुआ तो नहीं जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने ये स्टडी किया कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी दैट डिडंट वर्क। समझे? कुछ बात समझ में आई? यानी स्ट्रेटेजी काम की या नहीं की, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो बच्चे मिस कर जाते हैं, मैं भी तुम्हें एग्जामिनर का इसमें आंसर भी दिखा देती हूँ, उसने पक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर कमेंट किया होगा कि स्ट्रेटेजी मीट हुई कि नहीं हुई, काम की कि नहीं की। Offering meals can afford reduced price still make a higher operating profit margin, आ गई ना ये बात, ठीक है। उसके बाद में अब अपन स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी काम की कि नहीं की। इन्वेंट्री डेज पे कहां बात हो रही है? ढूंढो इन्वेंट्री डेज कहाँ है इसके आंसर में। इन्वेंट्री इज लार्जली पेरिशेबल सिंस द एक्विजिशन, कांग्या सेल इट्स एवरेज दिस इंस्टेड ऑफ 4 days। ये लो, ये रहा। स्ट्रेटजी के लिए कहाँ लिखा है इन्होंने? देयर बिन नो एडवर्स रिलेशन टू गेयरिंग, द मेन वरी इज दैट सेम पैराग्राफ लास्ट में लिखा हुआ है क्या? सेम पैराग्राफ है यही का ये चिपका है। ये रही सॉरी, ओके, ये रही, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो तुम्हारी ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको रिकंसिडर कर लो क्योंकि ये काम नहीं की। गॉट इट? तो कभी भी जब क्लेम कोई भी होगा ना किसी भी तरीके का क्वेश्चन में, आपको उसको क्लेम को तो हमेशा चेक करना है। एंड दिस इज अ क्लेम कि हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि ऐसा हो जाएगा। ऑलवेज चेक दिस। प्राइस रिडक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई गई ताकि सेल्स बढ़ा सके, चेक करो सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हमने लोन उठाया कि हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, चेक करो कैश और बैंक बैलेंस। तो ये चीजें चेक करनी है आपको हमेशा जब क्वेश्चन कुछ भी क्लेम ठोके। इसको ना अपने एसीसीए में एक स्किल बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अभी जैसे ही आप ऑडिट चालू करोगे ना, ये बार बार वर्ड आएगा। मींस यू हैव टू चेक इफ द क्लेम्स ऑफ द क्वेश्चन और ऑफ द केस आर करेक्ट। इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई तो वो काम की क्या, लिखो, ठीक है। सो मोटा मोटा व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल इज, for the ratio calculation you have to give the numbers as well as the formula. Writing only the ratio का percentage will not work. दूसरा, जब भी आप कमेंट करो तो रीजंस पे फोकस करना, फ्यूचर पे नहीं। तीसरी एक और चीज, जब आप आंसर को बनाते हो ना, इसमें ध्यान रखना, रेशियोज में क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। एक तो बिजनेस की पोजीशन पे कमेंट और एक परफॉर्मेंस पे कमेंट। अब क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड के टीचर्स का काम होता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है उसके P&L के नंबर से, और उसकी पोजीशन पता चलती है किससे, बैलेंस शीट के नंबर से। तो कभी भी क्वेश्चन परफॉर्मेंस और पोजीशन की बात करे, आंसर की दो हेडिंग बनाओ। एक हेडिंग बनाओ परफॉर्मेंस, एक हेडिंग बनाओ पोजीशन। परफॉर्मेंस के अंदर आप क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा से रेवेन्यू तो डिस्कस करना ही करना है कि रेवेन्यू बढ़ा है कि कम हुआ है और क्यों। उसके बाद में जीपी मार्जिन पे आ जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब केस टू केस डिपेंड करेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पे डिस्कस करो, आरओसीई यहां पे डिस्कस करो। अब आ जाओ पोजीशन पे। अब पोजीशन में आप क्या क्या डिस्कस करोगे? बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम्स डिस्कस करेंगे आप पोजीशन में। बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या क्या आता है? गियरिंग। मनीष ने क्या बोला था? करंट रेशो, क्योंकि करंट रेशो में जो आइटम्स यूज होते हैं इसकी कैलकुलेशन में, वो बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं। पेएबल डेज, रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, कैश एंड बैंक बैलेंस। क्योंकि यहां पे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव कैश बैलेंस हुआ है, इंश्योर करना कि आप लिखो कि कंपनी की लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है। पहले चलता था बैंक ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैंक बैलेंस, और अब पॉजिटिव बैंक बैलेंस हो गया, कैश भी बढ़ गया। अच्छा, एक जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेची और इस बार कैश पोजीशन अच्छी दिख रही है, क्या करोगे तुम? इंपैक्ट पूरा स्टडी करो। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसका इंपैक्ट कहां कहां जाएगा, बताते जाओ फटाफट। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का पहला इंपैक्ट बताओ। पीपी डिक्रीज, एक तो पीपी कम होएगी, नेक्स्ट बोलो। गेन और लॉस को
to P&L. गेन और लॉस विल गो टू P&L. और बताओ, कैश आएगा ना, पैसा कैश आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, कैश या बैंक बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैश और बैंक. और बोलो. मैम अब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। परफेक्ट. नाउ डेप्रिसिएशन विल नॉट बी चार्ज्ड. तो अब इन चारों पांचों पॉइंट्स का रेलेवेंस कैसे आएगा आंसर में? नंबर वन, द रिडक्शन इन पीपी, जो अमाउंट 2 सालों के होंगे, seems to be associated with the sale of land and building which was done in the current year. Number one. Number two, P&L में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी कंसिडर्ड है, जबकि ये ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर नहीं होगी. तो इस बार अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द गेन रिकॉर्डेड इन द P&L विच इज नॉन रिकरिंग आइटम. मतलब ये अगले साल नहीं होगा. तो आपको ये कमेंट उस पर करना है कि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से इंप्रूव हुआ है तो भाई उसमें बहुत बड़ा रोल इस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का भी है. ये अगले साल नहीं होगा, ये वन ऑफ नेचर का आइटम है. तीसरा, बैंक बैलेंस लिक्विडिटी हैज इंप्रूव्ड. इट सीम्स लाइक द लिक्विडिटी हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, देन going forward, because no depreciation will be charged in the coming years, the net profit position further can show an improvement. क्योंकि depreciation charge नहीं होगा उसमें. depreciation कहाँ charge होता है? cost of sales में. तो effectively तो GP margin improve होने लग जाएगा, क्योंकि आपका cost of sale में एक खर्चा बुक होना बंद हो जाएगा. तो इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ गया होगा वो रफ में लिख लो और फिर उसको डिस्कशन करो उससे कनेक्ट करते हुए. लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, इस पे आपको कनेक्ट रियल रीजन से करना है, इमेजिनरी और रटे रटाए रीजन से नहीं. ठीक है? क्या अभी तक आज मैंने जो बताया वो सबको क्लियर हुआ? बताओ. Yes, ma'am. ठीक है. मैंने आप सबको एक पहले भी लिस्ट दी थी कि इंटरप्रिटेशन के ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड नहीं है. उनमें से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करके आने हैं. एनीवेज मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगी वो एक नया क्वेश्चन होगा. तो एग्जाम किट के तुम्हारे पास जितना भी टाइम हो, तुम्हें लेंथ के बेसिस पे जितने भी करने की लगे कि भाई मैं ये कर लूं, ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं ये कर लूं, योर चॉइस. आई नीड 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड टिल टुमारो, ताकि कल जब हम बैठे तो मैं जो क्वेश्चन दूंगी वो एनीवेज तुम्हारा देखा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा, बुक में से भी नहीं होगा. वो तुम्हें लाइव एज अ क्विज प्रैक्टिस कराऊंगी. तुम सब फटाफट फटाफट अपने चैट बॉक्स में या फिर अपने आंसर्स लिखोगे और मैं बताऊंगी कि इसमें ये गलती कर दी. समझ गए? कल का एजेंडा समझ में आया? और उसके लिए तुम्हारा पीछे से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे इसमें कैसे चीजों को हैंडल करना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, आई हैव टोल्ड यू. Am I clear? Any 3 questions to be done for tomorrow's session? Okay. अरे okay. Yes, ma'am. मृत्युंजय, tomorrow what time? मैम सेम टाइम. कल भी यही हाँ मैम, चलेगा मेरे को. चलेगा. ठीक है, चलो. तो कल we will connect same time पे but with 3 questions done. तुम सब मैम 3 कोई से भी क्वेश्चन करना जरूर है करके या आओगे. फिर मतलब सेक्शन? कोई से भी मृत्युंजय, कोई से भी. बस कंसोलिडेशन वाले मत करना, वो नहीं होंगे अभी तुमसे. मैंने इसकी लिस्ट दी हुई है. किसी बच्चे को मिल जाए तो प्लीज वापस फॉरवर्ड कर दो. तुम लोगों को नहीं मिले तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी. हाँ मैम, एक बार प्लीज आप कर दीजिएगा. चलो मैं कर दूंगी, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ. और उनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करके करके आ जाना. दैट इज फाइन. आई जस्ट नीड समथिंग टू बी प्रैक्टिस, ताकि तुम बिल्कुल 0 नील बटा सन्नाटा बन के ना आओ. दैट्स द आइडिया. सो यू डू एनी 3 क्वेश्चंस बाय टुमारो. ठीक है? वो करके आओ. और इंटरप्रिटेशन की करनी है। इंटरप्रिटेशन के, हाँ श्रुति, इंटरप्रिटेशन के चैप्टर 22 के. ओके मैम. हाँ हाँ ओके मैम. चलो कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, एंड द लिंक विल बी शेयर टुमारो सेम टाइम. ओके, थैंक यू मैम. चलो भाग जाओ. बाय बाय. Thank you, ma'am. बाय गाइस, बाय. थैंक यू मैम. बाय.